हाय। सो आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेकिन अंडररेटेड सा टॉपिक है पल्स ऑक्सीमीटर। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जाहिर सी बात है कि पल्स ऑक्सीमीटर आपने देख ही लिया होगा। अब तक बड़ा सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर क्या काम आता है? पल्स ऑक्सीमीटर आपके काम आता है आपके ब्लड का ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करने के लिए। ठीक है, आपके ब्लड के अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन है उसको नापने के लिए काम में आता है। नॉर्मल रीडिंग होती है 92 टू 100%। ठीक है, अब बात करते हैं साहब कि पल्स ऑक्सीमीटर किस तरीके के ब्लड का ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करता है। बेसिकली वीनस ब्लड, आर्टीरियल ब्लड और कैपिलरी ब्लड। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो आपके आर्टीरियल ब्लड का जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो मेजर करता है। कैसे? जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनमें पल्सेशन होता है। ठीक है, जब भी आपका हार्ट बीट करता है तो आर्टरीज के अंदर पल्स फील होती है और वो जो पल्स है वो जाती है आपके फिंगर टिप्स पर और ईयर लोब्स तक। ठीक है, तो हर बार जब हार्ट बीट करेगा तो जो पल्सेशन है उसे जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है उसका सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है वो किसको डिनोट कर रहा है, आपके आर्टीरियल ब्लड के एसपीओ2 को डिनोट कर रहा है, सेचुरेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब मेरे सामने दूसरी बात आती है कि पल्स ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। बेसिकली पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर दो डायोड होते हैं, जो कि दो एलईडी बल्ब होते हैं ना। एलईडी बल्ब एक इंफ्रारेड होता है और एक रेड होता है। सो दोनों की वेवलेंथ जो है, बेसिकली लाइट जो है वो अलग अलग बल्ब की अलग अलग वेवलेंथ होती है। हमारे पास में दो वेवलेंथ है, एक अप्रोक्स 600 है रेड वाले की, और जो इंफ्रारेड है उसकी अप्रोक्स 900 आप मान लीजिए। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। एक रिसीवर होता है, यानी कि जो सेंसर उनको वापस से एब्जॉर्ब करता है लाइट को। ठीक है, अब होता यह है कि जैसे मान लीजिए ये मेरी फिंगर टिप, ठीक है, इसके ऊपर मैंने दो बल्ब लगाए। ठीक है, एक रेड और एक इंफ्रारेड, नीचे एक रिसीवर लगाया है। अब कितना अमाउंट, ये जो मेरी फिंगर है इसके अंदर टिश्यूज हैं, नेल्स हैं, बोन है ना, उसके अलावा ब्लड है, तो कितने अमाउंट में ये क्या कर रही है, आपकी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, कौन सी वाली को, इसको डिफरेंशिएट करके जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है वो एक कर्व बनाता है और उसके बेस पे हमें रीडिंग्स देता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके एल्गोरिदम को पता है कि कितना परसेंट है वो लाइट आपका टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा, कितना परसेंट ब्लड करेगा, कितना परसेंट नेल करेगा। ठीक है, तो उसको वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है, वो एक कैलिब्रेटेड है ऑलरेडी। ठीक है, अब समस्या क्या होती है कि फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन अलग अलग कैसे आता है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए हमने यहाँ पर दो बल्ब लगाए। ठीक है, बेसिकली आपके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है या तो वो बाइंड होगा ऑक्सीजन से, ठीक है, या फिर फ्री होगा। अब जो रेड वाला बल्ब, ठीक है, वो रेड वाला बल्ब क्या है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, जिस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन नहीं उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जबकि जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जिसके साथ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड है बेसिकली, तो वो क्या करता है, वो आपकी इंफ्रारेड वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना। तो अगर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा है, इसका मतलब आपके ब्लड का एसपीओ2 ज्यादा है, तो आपकी इंफ्रारेड लाइट है जो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि आपके ब्लड के अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा है, यानी कि ऐसा हीमोग्लोबिन ज्यादा है जिसके पास में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या है, रेड लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। उन दोनों के बेस पे कर्व बनेगा जो कि आपकी रीडिंग देगा एसपीओ। ठीक है, ये इतनी सी बात समझ ली कि हमने जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब मेरे सामने बात आती है कि ये तो मैंने सीख लिया कि मुझे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसका इस्तेमाल कब नहीं करना। ठीक है, किन कंडीशंस में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब समझो, अगर आपके हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ की बाइंडिंग कैपेसिटी बेसिकली O2 से ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ।
तो अगर ये बाइंड हो जाती है उसके साथ में, तो क्या करता है ये, COHB बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कर्व पर इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, सेंसर के पास में क्या पहुंचेगी, रेड लाइट कम पहुंचेगी और इंफ्रारेड लाइट ज्यादा पहुंचेगी। तो ये क्या कर्व रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स रीडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हमारे पास में क्या आएगी, एक फॉल्सली हाई SpO2 आएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेड लाइट थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, COHB ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है। अगर दूसरे सिनेरियो की मैं बात करूं, तो मेथ हीमोग्लोबिन होता है। बेसिकली जब आपके हीमोग्लोबिन का आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अब इस कंडीशन में अगर आपके ब्लड के अंदर मेथ हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो वो इक्वली एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को और इंफ्रारेड लाइट को। ठीक है। अब जब इक्वली एब्जॉर्ब करेगा, तो कर्व क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है। और कांस्टेंट रीडिंग क्या है, 85%। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कोई पर्सन जिसके अंदर बेसिकली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा है, COHB का अमाउंट, सॉरी मेथ हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो उसके अंदर हमें रीडिंग कितनी देखने के लिए मिलेगी, 85%। भले ही उसकी एक्चुअल SpO2 100% हो या फिर लेस देन 85% हो, दोनों ही केसेस के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा 85%। तो ये दोनों कंडीशन के अंदर अगर मैथ हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो भी हम SpO2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और COHB की अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो भी हम इस्तेमाल पल्स ऑक्सीमेट्री का नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीजों की, कि भैया ये तो हमारी बात हो गई कि जिस पर ये डिपेंड कर रही है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भैया दूसरी चीज हमारे पास में क्या निकल करके आती है, तो वो है, हम लोग इसको जो मीजर करते हैं, तो मीजर कर रहे हैं बेसिकली फिंगर टिप से या फिर ईयर लोब से। पेरिफेरल सर्कुलेशन पर डिपेंड कर रहा है हमारा जो ये मेजरमेंट है ना। अब कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके पेरिफेरल सर्कुलेशन को अफेक्ट कर दे, तो उस कंडीशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो पेरिफेरल सर्कुलेशन को अफेक्ट कर सकती है, तो हमारा कोई भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक है, ठीक है, सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, उसकी वजह से हाइपोवोलेमिया हो सकता है, और उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। जब पेशेंट शॉक में जाएगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन जाहिर सी बात है कम होगा, है ना। कोई पेशेंट जो कि कार्डियक आउटपुट जिसका बहुत कम है, कार्डियोमायोपैथीज के अंदर जो हमें देखने के लिए मिलता है, अगर किसी पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कम है, उस पेशेंट के अंदर भी पेरिफेरल जो ब्लड फ्लो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कोई भी पेरिफेरल सर्कुलेटरी डिजीज है ना, उस कंडीशन में भी पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर्ड देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि कोई पेशेंट है जिसको हमने वैसोप्रेसिस दी, बेसिकली आईसीयू सेटिंग्स के अंदर ये होता है कि हम पेशेंट का बीपी बढ़ाने के लिए वैसोप्रेसिन देते हैं ना। जब वैसोप्रेसिन हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या करेगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन की जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और उनका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक फॉल्स रीडिंग देखने के लिए मिलेगी। ये सारे हमारे फॉल्स रीडिंग के सिनेरियो हो गए कि कब कब फॉल्स रीडिंग आ सकती है ना। इसके अलावा कुछ फीमेल्स या फिर इंक्लूडिंग मेल्स नाउडेज, तो क्या होता है कि अगर कोई नेल पेंट किसी ने लगा रखा है, तो बेसिकली नेल पेंट अगर किसी पर्सन ने लगा रखा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे फॉल्स रीडिंग आ सकती है किसकी, SpO2 मेजरमेंट की। बेसिकली आपने देखा होगा सर्जरीज से पहले क्या करते हैं कि जो नेल पेंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब नेल पेंट रिमूव कर दिया जाता है, इसमें भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि साइनोसिस को देखने के लिए रिमूव किया जाता है, बाकी ऐसा नहीं है। देखो, साइनोसिस है वो फिंगर नेल्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ साइनोसिस देख सकते हैं, भाई नेल पेंट तो नेल के ऊपर लगी हुई है ना, तो आप साइनोसिस इधर भी तो देख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने मेहंदी लगाई हुई हो, इस तरीके से साइनोसिस अपीयर होता है, पेरिफेरल साइनोसिस, ठीक है, वो फिंगर टिप्स पे होता है, पूरी पे, है ना। तो उसको इंटरफेयर आपका जो है ये नेल पेंट नहीं करता है। बेसिकली साइनोसिस देखने के लिए हम नेल पेंट रिमूव नहीं करते हैं। करते क्यों है, ड्यूरिंग द सर्जरीज एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं आपके, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर्स को, ठीक है, O2 स्टैट्स को जानने के लिए। तो अगर मैं एक तरफ सेंसर लगाऊंगा, तभी तो दूसरी तरफ मैं बेसिकली अगर एक तरफ से मैं लाइट डालूंगा
और दूसरी तरफ से सेंसर लगाऊंगा तभी तो मुझे रीडिंग आएगी। अगर मैं बीच में एक कोट कर दूं, एक फिल्म बना दूं किसी और मटेरियल की, तो इनएक्यूरेसी ऑफ रीडिंग्स बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सर्जरी से पहले या फिर आईसीयू सेटिंग्स के अंदर नेल पेंट्स को रिमूव कर देते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं इसके अलावा और कौन सी चीज है जो अफेक्ट कर सकती है पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग को, तो देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, आर्टीरियल ब्लड की O2 सेचुरेशन को बताता है। तो पता कैसे लगेगा, आर्टीरियल ब्लड है, उसके पल्सेशन से ना। अगर एरिदमिया है किसी तरीके का किसी पेशेंट को, बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो फिब्रिलेशन की कंडीशन में क्या होगा, प्रॉपर पल्सेशन नहीं आएगी। जब प्रॉपर आर्टीरियल पल्सेशन नहीं होगा, तो जो सेंसर है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि आर्टीरियल ब्लड कौन सा है और वीनस ब्लड कौन सा है, तो हमें रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन हमारे साथ कब हो सकती है, जब हमने पेशेंट को इंट्राऑर्टिक बलून पंप इंसर्ट किया, ठीक है। तो ये हो गई लिमिटेशंस ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, लेकिन थोड़ी सी चीजें इजी हो गई हमारे लिए, ये ध्यान में रखने के लिए कि हमें पल्स ऑक्सीमीटर का कब इस्तेमाल करना है और प्रैक्टिकल सेटिंग्स के अंदर कब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक और लास्ट बात यह है कि अगर आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर वो रीडिंग दे रहा है लेस देन 70%, ठीक है, तो उसको रिलायबल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर क्या है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज्यादा बेसिकली डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो रीडिंग की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जो सेंसर है वो सिर्फ जो है आपके ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को ही डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है।